गांधी किसका, रामचंद्र बाग का, सब मिलके हरा देंगे किसको, महिपाल देव के समय। क्या कहलाता है, बारसूर। तो प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है भोरम देव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंधित। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत एमसीक्यू सीरीज का यह दूसरा वीडियो है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं कि शासकों का सही क्रम कौन सा है। तो मैं पहले भी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्राचीन काल में जितने भी राजवंश है उन सभी राजवंशों के शासकों का नाम और उनका क्रम शासन के अकॉर्डिंग ना आपको पता होना चाहिए। तो शासकों का सही क्रम कौन सा है बोल रहा है। ओके, तो जिस प्रकार से नाम आपको दिख रहे, जैसे सुरा, दैत्य प्रथम, भीमसेन प्रथम, विभीषण, तो ये सभी शासक कौन से वंश से संबंधित हैं। तो हम लोग पढ़े हैं राजर्षि तुल्य कुल वंश। क्या पढ़े हैं, राजर्षि तुल्य कुल वंश। और राजर्षि तुल्य कुल वंश का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, आरंग। कौन सा, आरंग। और आरंग से क्या मिला हुआ है, आपका ताम्रपत्र मिला हुआ है। क्या मिला है, ताम्रपत्र। और आरंग से जो ताम्रपत्र मिला हुआ है वो किसका है, तो भीमसेन द्वितीय का। किसका है, भीमसेन द्वितीय का, सोननारक पास से। और भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से ही हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में, तो राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में। और उसी ताम्रपत्र में राजर्षि तुल्य कुल वंश के सभी शासकों क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, किससे, क्रम से। तो किसके अनुसार, तो आरंग ताम्रपत्र के अनुसार। किसके अनुसार, आरंग ताम्रपत्र के अनुसार, जो किसका है, तो भीमसेन द्वितीय का। और उसी ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग जो शासकों का क्रम है ना, पहला शासक बताया है किसको, सुरा को। किसको, सुरा। यह संस्थापक था। उसके बाद दैत्य प्रथम। कौन, दैत्य प्रथम। उसके बाद विभीषण। कौन, विभीषण। ठीक। उसके बाद भीमसेन प्रथम। कौन, भीमसेन प्रथम। भीमसेन प्रथम। उसके बाद दैत्य प्रथम। कौन, दैत्य प्रथम, सॉरी द्वितीय। कौन, दैत्य द्वितीय, प्रथम ऊपर में है। और अंतिम में कौन है, तो भीमसेन द्वितीय। कौन, भीमसेन द्वितीय। इसी का है ना क्या, आपका आरंग ताम्रपत्र। यहां पे दिख रहा है सुरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। कौन सा ऑप्शन जम रहा है, देखो तो सुरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, सुरा, भीमसेन प्रथम, दैत्य प्रथम, विभीषण, सुरा, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य प्रथम, सुरा, भीमसेन प्रथम, विभीषण और दैत्य प्रथम। ऑप्शन को पूरा पढ़ोगे ना, तो यहां पे देखो सुरा दिख रहा है, सुरा। सुरा के बाद कौन, आपका दैत्य प्रथम, तो दिखा कौन, दैत्य प्रथम। उसके बाद कौन दिख रहा है, विभीषण, तो क्या है, विभीषण। उसके बाद दिख रहा है कौन, भीमसेन प्रथम। कौन, भीमसेन प्रथम। तो पहला ऑप्शन यहां पे सेट है ना, तो आंसर सही इसका क्या होगा, ए। क्या होगा, ए। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सरबपुरी वंश के काल में भोग किसमें बटा था। अब भोग वो ऐसा लंगर खाने वाला मत समझ लेना। सरबपुरी शासन काल में जो इनका जो प्रशासन था ना, उसमें साम्राज्य को अलग अलग इकाइयों में क्या किया गया था, बांटा गया था। तो सरबपुरी वंश का जो राज्य था, राज्य ना, राज्य जो था ये बटा था किसमें, राष्ट्र में। किसमें बटा था, राष्ट्र में। जैसे हमारे यहां अभी देखोगे तो हमारा राज्य किसमें बटा हुआ है, संभाग में। संभाग किसमें बटा हुआ है, जिला में। ओके, तो उस समय सरबपुरियों के वंश के समय में उनका जो राज्य था वो किसमें बटा था, राष्ट्र में। राष्ट्र जो था वो बटा हुआ था भुक्ति में। क्या, भुक्ति, या किसमें बटा था, भोग में। किसमें, भोग में। भुक्ति या भोग। और भुक्ति या भोग बटा था किसमें, तो आहार में। किसमें, आहार में।
और आहार बटा था किसमें? तो ग्राम में। किसमें? ग्राम में। तो भुक्ति या भोग किसमें बटा हुआ था? आहार में। तो सरबपुरी वंश के समय में जो उनका राज्य था वो राष्ट्र में, राष्ट्र जो था वो भुक्ति या भोग में, भुक्ति या भोग किसमें? आहार में, और आहार किसमें? ग्राम में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भोग किसमें बटा था? तो भोग बटा था किसमें? आहार में। किसमें बटा था? आहार में। तो आंसर क्या होगा इसका? आहार। क्या होगा? आहार। तो आंसर ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयराज ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में मल्हार ताम्रपत्र जारी करवाया था? जयराज ना, कौन? जयराज। तो हम लोग पढ़े क्या आपका? सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश में जो प्रमुख शासक था कौन? आपका प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र के बाद में राजा कौन बनता है? जयराज। कौन बनता है? जयराज। ओके, जयराज का ताम्रपत्र मिला है ना? क्या मिला है? ताम्रपत्र। एक ताम्रपत्र मिला है कहां से? आपका मल्हार से। कहां से मिला है? मल्हार से। मल्हार से मिला है। मल्हार के बाद याद रखना किसको? सारंगढ़ को। किसको? सारंगढ़ को। सारंगढ़ के बाद याद रखना किसको? आपका आरंग को। ओके, तो जयराज के ताम्रपत्र मिले हैं। कहां से मिले हैं? एक मिला है आपका मल्हार से। कहां से मिला है? मल्हार से। मल्हार के बाद याद रखना मिला है कहां से? सारंगढ़ से। कहां से? सारंगढ़ से। ओके, सारंगढ़ के बाद याद रखना मिला है कहां से? आरंग से। कहां से? आरंग से। तो जब यह राजा बनता है, शासन इसका स्टार्ट होता है, तो अपने शासन काल के 5वें वर्ष में ना, कब? 5वें वर्ष में। 5वें वर्ष में और 9वें वर्ष में। कब? 9वें वर्ष में। 5वें और 9वें वर्ष में यह मल्हार से क्या करता है? ताम्रपत्र जारी करवाता है ना, कौन? जयराज। तो मल्हार में ओके कौन सा वर्ष अपने शासनकाल का? तो 5वां। और अपने शासनकाल का कौन सा? 9वां। 5वें और 9वें वर्ष में यह क्या जारी करवाया था? ताम्रपत्र। कहां से जारी करवाया था? तो मल्हार से। कहां से? मल्हार से। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 4, 5, 6, 7 ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 और 9। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है? 5। 9 नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्या होगा? बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि बकेला से पार्श्वनाथ की प्रतिमा कब प्राप्त हुई? तो नाम देख रहे हो ना किसका? पार्श्वनाथ का। जैन तीर्थंकर थे। 23वें क्रम के जैन गुरु ना, कौन? तो पार्श्वनाथ। ओके, 23वें क्रम के जैन तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। अब छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित स्थल एक तो आपका क्या? ऋषभ तीर्थ, गुंजी, दमोदर, जिला शक्ति। एक याद रखना क्या? दुर्ग का नकपुरा। और नकपुरा में ही क्या है आपका? पार्श्वनाथ का सबसे बड़ा जिनालय है पूरे मध्य भारत में। आरंग, क्या? आरंग, ये भी जैन धर्म से संबंधित स्थल है। उधर ऊपर जाओगे तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में धनपुर, क्या? धनपुर, वहां से भी एविडेंस मिले हुए हैं धनपुर से। और जिला कबीरधाम में, कबीरधाम जिला में आपका याद रखना किसको? बकेला को। तो बकेला से भी जैन तीर्थंकरों के क्या मिले हुए हैं? प्रमाण मिले हुए हैं ना। बकेला से पार्श्वनाथ की क्या मिली हुई है? मूर्ति। क्या मिला है? मूर्ति। और बकेला से जो मूर्ति मिला है उस मूर्ति को ना कवर्धा में ही आपका पंडरिया, कवर्धा में ही क्या? पंडरिया। बकेला से जो मूर्ति मिला है उसको कवर्धा में पंडरिया, पंडरिया के जैन मंदिर में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। अब ये मूर्ति कब मिला? तो याद रखना ये मिला है 1978 में। कब मिला है? 1978 में, याद रहेगा। ओके, तो बकेला से पार्श्वनाथ की प्रतिमा कब मिली? तो 1978 में। और उस मूर्ति को पंडरिया के जैन मंदिर में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पढ़ो। स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो पढ़ो एक एक स्टेटमेंट को ना। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाए थे। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना। तो सिरपुर में, यह सिरपुर राजधानी किसका था? आपका पांडु वंश का, सिरपुर के पांडु।
शासक कौन था आपका? महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो उसने क्या करवाया था? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसकी नींव रखने वाली कौन? रानी वासटा, अपने पति के स्मृति में। लाल ईंटों से निर्मित है, भगवान विष्णु का मंदिर है ना। तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उसको किसने बनवाया? तो याद रखना, सरबपुरी ने नहीं बनवाया ना। किसने बनवाया? पांडुवंशी शासकों ने। और पांडुवंशी शासक कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्लियर है? ओके। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट कहते थे। तो बस्तर में ना चक्रकोट, क्या चक्रकोट? और हमको पता है कि चक्रकोट यहां पर आपका शासन था किसका? छिंदक नागवंशियों का। छिंदक नागवंशियों की राजधानी थी कौन? आपका चक्रकोट या भ्रमरकोट। और वही आपका कहलाता है क्या? बारसूर। क्या कहलाता है? बारसूर। तो प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है भोरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंधित है। तो फड़ी नागवंश ये रतनपुर के कलचुरियों के अधीन थे ना। किसके अधीन थे? रतनपुर के। और रतनपुर के कलचुरी जो थे ये इनको बैठाए थे कहां पे? कवर्धा में। कहां पे? कवर्धा में। और कवर्धा में ग्राम छपरी, छपरी ग्राम में स्थान कौन सा? चौरा। और चौरा नामक स्थान पे छपरी ग्राम में आपका क्या है? भोरमदेव का मंदिर है। क्या है? भोरमदेव का मंदिर। और उस मंदिर को बनवाया गया कब? आपका 1089 में। कब बनवाया गया? 1089 में। ओके। और बनवाने वाला कौन आपका? तो गोपाल देव। किसके संरक्षण में रहकर बनवाया? तो लक्ष्मण देव राय। लक्ष्मण देव राय का सामंत था ना कौन? आपका गोपाल देव। ओके। तो भोरमदेव मंदिर से जानकारी मिलती है किसके बारे में? फड़ी नागवंशियों के बारे में। भोरमदेव, छेरकी महल, मड़वा महल। मड़वा महल से भी जानकारी, पूरे फड़ी नागवंशियों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहां से? तो मड़वा महल से। उसके बाद आपका क्या? भोरमदेव मंदिर। और फिर क्या आपका? छेरकी महल। तो भोरमदेव का मंदिर से जो शिलालेख मिला है और किस वंश से संबंधित है? तो फड़ी नाग। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? सही होगा। तो सही कौन कौन है? 2 और 3। कौन सही है? 2 और 3। तो यहां पे देखो 1 2 सही है, 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो कौन सही है? 2 और 3। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। क्या होगा? सी। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए बोल रहा है। एक तरफ शासकों का क्या दिया हुआ है? नाम। और एक तरफ क्या दिया हुआ है आपका? उनका राजवंश। दोनों सुमेलित करना है। तो यहां पे दिख रहा है भीमसेन द्वितीय। कौन? भीमसेन द्वितीय। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भीमसेन द्वितीय ना किस वंश का शासक था? तो राजर्षि तुल्य कुल का। तो राजर्षि तुल्य कुल का शासक था कौन? भीमसेन द्वितीय। तो ए का क्या होगा? पहला। भावदत्त वर्मन ना यह नलवंशी शासक था। कौन था? नलवंशी शासक। नलवंशी शासक कौन? भावदत्त वर्मन। तो डी का क्या होगा? दूसरा। प्रवरराज। कौन? प्रवरराज। तो प्रवरराज ये आपका सरबपुरी वंश का शासक। कौन? सरबपुरी वंश का शासक। तो बी का क्या होगा? तीसरा। महाशिवगुप्त ना महाशिवगुप्त बालार्जुन ये आपका कौन से वंश का? पांडु वंश का। तो सी का क्या होगा? चौथा। क्या होगा? चौथा। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 क्या दिख रहा है? 1 3 4 2, 2 4 1 3, 3 1 2 4, 4 2 3 1। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्या होगा? ए। ओके। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह कह रहा है कि राम भगवान ने भूदेवी की पूजा कहां की थी? ठीक। रामायण काल में अभी देखोगे तो राम वनगमन पथ में फुल चर्चा में है। ठीक। और टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो राम वनगमन पथ यदि देखें, हम लोग रामायण काल को पढ़े हैं, राम भगवान को वनवास मिला, इधर पूरा पथ तैयार किए हुए ना, ऊपर से नीचे तक आए तो पहुंचे कहां? सुकमा। कहां पहुंचे? सुकमा। और सुकमा में पहुंचे जगह कौन सा? आपका रामाराम। कौन सा? रामाराम।
रामा राम में जब पहुंचे ना तो उनकी मुलाकात, भगवान श्री राम की मुलाकात किससे हुई? भूदेवी से। भूदेवी से मुलाकात हुई और साथ ही साथ 3 देवियों से भी मुलाकात हुई। ठीक, और उस 3 देवियों में एक का नाम ना क्या, तो पहला तो याद रखना, भूदेवी की पूजा की ना, क्या किए पूजा? कौन? भगवान श्री राम। पूजा किए कहां पे? रामा राम में। कहां पे? रामा राम में, जिला सुकमा। पूजा किए वहीं पर उनसे उनकी ना 3 देवियों से मुलाकात हुई। एक का नाम चिटमिटिन देवी, चिटमिटिन देवी। दूसरे का नाम क्या आपका? मजूरिया देवी, मजूरिया देवी। तीसरे का नाम आपका राम रामीन देवी, राम रामीन देवी। तो इन 3 देवियों से मुलाकात हुई किसकी? भगवान श्री राम की। और यहीं पे आके क्या किए? वो भूदेवी की पूजा किए। तो कहां पूजा किए? तो रामा राम में ना। और रामा राम में ही ना प्रत्येक फरवरी माह में क्या लगता है? रामा राम मेला लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाल सूर्य नामक शहर किसने बसाया? तो पहले यह पता होना चाहिए कि बाल सूर्य है कहां पे। तो बाल सूर्य आज यदि देखोगे तो ये बारसूर कहलाता है ना। क्या कहलाता है? बारसूर। पहले क्या था? बाल सूर्य। और बारसूर को ही क्या बोले? चक्रकोट या भ्रमरकोट। किसके समय? छिंदक नागवंशियों के समय। तो बालसूर को किसने बसाया? तो बस्तर जाना पड़ेगा ना। कहां जाना पड़ेगा? बस्तर। तो बस्तर का इतिहास यदि देखें तो 240 से 965, 965 से 1023, 1023 से 1324 और 1324 से 1947 और 1947 से अब तक। ठीक, बस्तर के इतिहास में जाएंगे तो 240 से 965 तक कौन दिखेंगे? नलवंशी। कौन दिखेंगे? नलवंशी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि नलवंशी और आपका किसके बीच? छिंदकों के बीच में ना बस्तर का जो क्षेत्र था, यानी कब से कब तक? 965 से 1023 तक उड़ीसा के गंगवंशियों का अधिकार था। कहां के? उड़ीसा के गंगवंशियों का। कहां पे? तो बस्तर में। फिर उसके बाद 1023 से 1324 कौन आए? छिंदक नागवंश। कौन आए? छिंदक नागवंश। और 1324 से 1947 से अब तक ना कौन? काकती वंश। कौन सा वंश? काकती वंश। तो यहां पे बोल रहे हैं कि बाल सूर्य शहर ना, तो जब गंगवंशियों का शासन था कहां पे? बस्तर में, तो उन्होंने ही क्या करवाया? उन्हीं शासकों ने ना, गंगवंशी शासकों ने ही बाल सूर्य नामक शहर बसाया। क्या बसाया? बाल सूर्य नामक शहर। और उसी बाल सूर्य को आज क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? बारसूर। क्या बोलते हैं? बारसूर। और उसी बालसूर में उड़ीसा के गंगवंशियों ने ही क्या बनवाया? मामा भाचा मंदिर। क्या बनवाया? मामा भाचा मंदिर। तो बाल सूर्य नामक शहर को किसने बसाया? तो याद रखना उड़ीसा के गंगवंशियों ने। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्या होगा? ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोल रहे हैं ना। ठीक, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन बोल रहा है अन्नम देव ने नाहर सिंह पाम भोई को बारसूर का जमींदार बनवाया। तो हमको जाना पड़ेगा ना किसके पास? अन्नम देव के पास। और अन्नम देव कहां से आया था? इसको बुलाया था किसने? आपका प्रताप रुद्र देव ने ना। जब उधर ऊपर दिल्ली से तुगलकों का आक्रमण होता है, कहां पे? वारंगल में। तो अपनी सहायता के लिए प्रताप रुद्र देव अपने भाई को बुलाते हैं ना। कहां से? गुजरात से। अनहिलवाड़क चालुक्य था। कौन? अन्नम देव। ये इसको पूरा समझते हैं ना। मान लो ये आपका क्या? वारंगल है। वारंगल में बैठा था कौन? प्रताप रुद्रदेव। आक्रमण होता है ना कहां से? दिल्ली से। किसका? तुगलकों का, मोहम्मद बिन तुगलक का। वो प्रताप रुद्रदेव अपनी सहायता के लिए किसको बुलाता है? अन्नम देव को। अनहिलवाड़ा का चालुक्य था। ये आया, ये आपकी गोदावरी नदी है ना। क्या है? गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी, ये ऊपर जाओगे तो ये आपका बस्तर, बस्तर में इधर आपका भोपालपट्टनम है। क्या है? भोपालपट्टनम। आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बीजापुर। क्या मिलेगा? बीजापुर। ठीक। तो अन्नम देव आया किसकी सहायता के लिए? प्रताप रुद्रदेव के। प्रताप रुद्रदेव को कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उधर ना कैद करके ले गया, कुछ का मानना है मार दिया। ठीक। तो दिल्ली की सेना से लड़ा था और जान छुड़ा के भागा कौन? अन्नम देव। कौन भागा? अन्नम देव। जान छुड़ा भागा इधर वारंगल से, किधर की ओर? बस्तर की ओर ना। तो सबसे पहले उसको क्या मिला? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के पास पहुंचा, गोदावरी नदी क्रॉस करेगा ना, तो गोदावरी नदी पार करवाने वाला कौन था? अन्नम देव को तो नाहर सिंह पामभोई ना। कौन? नाहर सिंह पामभोई, वही पार करवाया। अब पहले नदी के पास पहुंचा, पार किया, तो वहां बैठ के ना गोदावरी नदी के तट पे अन्नम देव क्या किया था? भगवान शिव की पूजा किया था ना। किसकी पूजा किया था? भगवान शंकर की। किसके तट पे? तो गोदावरी नदी के तट पे। और नदी को पार करवाने वाला कौन है? नाहर सिंह पामभोई। ठीक। नदी पार करवाया ना, और नदी पार जब करवाया तो इधर पहुंचा कौन? अन्नम देव। इधर के आसपास के पूरे क्षेत्रों को जीतते हुए गए ना। तो कौन कौन सा क्षेत्र जीता? तो जिस क्षेत्र को जीता उसका नाम, एक तो आपका भेजी, भेजी, कुटरू, चिंतलनार, फोतकेल, फोतकेल, भैरमगढ़, भैरमगढ़, ओके, भैरमगढ़, इतने क्षेत्र जीता। भोपालपट्टनम ना, इसको भी जीता। तो जीता, अब इसको पार करवाया तो कौन? नदी नाहर सिपाम हुई। तो पहले तो भोपालपट्टनम के जमींदार को हराया कौन? अन्नम देव। जमींदार को हराया और इतने क्षेत्र को जीतते हुए आगे बढ़ा। कहां की ओर? इधर आपका तो बीजापुर की ओर। ठीक। अब भोपालपट्टनम के जमींदार को हराएगा ना, हराने के बाद जिसके साथ जो उसको नदी पार करवाया था नाहर सिपाम भोई, उसको वहां का क्या कर देगा? जमींदार बनवा देगा। ठीक है। क्या बनवाएगा? जमींदार। ठीक। ये बारसूर। ठीक है। एक्चुअल में ये बारसूर टाइप गलत हो गया है। यहां पे क्या आएगा आपका? भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। ठीक। भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम का क्या बनवाया उसको? जमींदार। कौन? नाहर सिंह पामभोई को कौन बनवाया? अन्नम देव। उसके बाद ये बहुत सारे क्षेत्रों को जीतते हुए गया, आगे बढ़ा, भेजी, कुटरू, चिंतलनार, फोतकेल और भैरमगढ़। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अन्नम देव ने कुटरू जीता था ना, किसको? कुटरू को। ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है? इसने विजयनगर की स्थापना की। तो विजयनगर की सब क्षेत्र को जीता ना कौन? अन्नम देव। जीतने के बाद क्या किया? वो विजयनगर नामक शहर को बसाता है। तो विजयनगर आज वर्तमान का क्या? बीजापुर। क्या? बीजापुर। बीजापुर को ही क्या बोले? विजयनगर। क्या बोले? विजयनगर। तो विजयनगर की स्थापना करने वाला कौन है? अन्नम देव। कौन? अन्नम देव। ठीक। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है इंद्रावती नदी के तट पर भगवान विष्णु की पूजा किया कौन? अन्नम देव। तो शुरू में बताया नदी कौन सा? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के तट पे वो क्या किया है? भगवान शिव की पूजा किया था ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। नदी कौन सा? गोदावरी। किसकी पूजा किया? भगवान शंकर की। किसकी? भगवान शंकर की। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी ना। यहां पे देखो ये वाला ऑप्शन यदि बारसूर के लिए, तो आंसर होना चाहिए क्या? दो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहां बारसूर की जगह क्या होना चाहिए आपका? भोपालपट्टनम। क्या होना चाहिए? भोपालपट्टनम। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहे भेजी के जमींदारों का विद्रोह किसके समय हुआ? तो भेजी के जमींदार ना, कहां जमींदार? भेजी के। काकती वंश का समय चल रहा था। कहां पे? बस्तर में। बस्तर में काकती शासक था कौन? भैरव देव। कौन था? भैरव देव। भैरव देव था। उसकी पत्नी का नाम था मेघई अरिचकेलिन। मेघई अरिचकेलिन। काकती शासक कौन है? तो भैरव देव। कौन है?
भैरव देव। भैरव देव की पत्नी का नाम क्या था? मेघई अरिचकलिन। भैरव देव के समय में ही ना भेजी के जमींदार का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? भेजी के जमींदारों का। अब विद्रोह हुआ ना, तो उस विद्रोह को दबाने में इसकी पत्नी मेघई अरिचकलिन का महत्वपूर्ण हाथ था। किसका? मेघई अरिचकलिन का। तो राजा तो था भैरव देव, लेकिन प्रशासन को संभालने वाली कौन थी? मेघई अरिचकलिन। और जब इसके शासन काल में विद्रोह हुआ, कहां के जमींदारों का? भेजी के जमींदारों का। तो उस विद्रोह को दबाने में ना, विद्रोह का दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कौन? मेघई अरिचकलिन। तो कुशल प्रशासिका के रूप में उभर के आई थी कौन? मेघई अरिचकलिन। मैं शासिका नहीं बोल रहा हूं ना, क्या बोल रहा हूं? कुशल प्रशासिका। शासिकम, पहली शासिकम नाम ना प्रफुल्ल कुमारी देवी। ओके, ये कुशल प्रशासिका थी। राजा कौन था? शासक कौन था? भैरव देव। तो भेजी के जमींदारों का विद्रोह किसके समय हुआ? भैरव देव के समय। याद रहेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ना? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, राजपाल देव की उपाधि प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती था। राजपाल देव ना काकती वंश का शासक। राजपाल देव को ही रक्षपाल देव के नाम से जानते थे। किसके नाम से? रक्षपाल। इसका अन्य नाम क्या था? रक्षपाल। ठीक, इसकी उपाधि क्या थी? प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। उपाधि क्या थी इसकी? प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। अब राजपाल देव की ना दो जन पत्नी, कितनी? दो जन। एक का नाम था बघेलिन रानी, बघेलिन रानी। दूसरे का नाम था चंदेलिन रानी, चंदेलिन रानी, चंदेलिन रानी। बघेलिन रानी को ही बोलते थे क्या? इंद्र कुंवर। क्या बोलते थे? इंद्र कुंवर। और चंदेलिन रानी कहते थे चंद्र कुंवर। क्या कहते थे? चंद्र कुंवर। ठीक, चंद्र कुंवर। ठीक, पहली पत्नी थी कौन? बघेलिन रानी। और दूसरी पत्नी थी कौन? चंदेलिन रानी। बघेलिन रानी क्या कहलाई? इंद्र कुंवर। और चंदेलिन रानी कहलाई क्या? चंद्र कुंवर। तो राजपाल देव की पहली पत्नी कौन थी? इंद्र कुंवर। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक, अगला कथन कह रहे किसके समय बस्तर में दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ? किसके समय? राजपाल देव के समय। तो दूसरा नहीं, पहला हुआ था ना। बस्तर में पहला मुस्लिम आक्रमण किसके समय? तो राजपाल देव के समय में। तो यहां पे तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? गलत होगा। अब ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो चौथक ना पढ़े, उसको भी पढ़ना है। क्लियर है? इसने किसने? राजपाल देव ने। इसने ब्राह्मणों को ब्रह्मपुरा में बसाया। तो राजपाल देव के समय में ना पापड़ा हांडी, पापड़ा हांडी, पापड़ा हांडी से आए थे कौन? ब्राह्मण। किसके समय? राजपाल देव के समय। पापड़ा हांडी से आए ब्राह्मणों को ना राजपाल देव ने ब्रह्मपुरा में बसाया। कहां बसाया? ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा यदि देखोगे तो ये आपका विनता बस्तर में। कहां पे? बस्तर में। ठीक, तो राजपाल देव ने पापड़ा हांडी से आए ब्राह्मणों को कहां बसाया? ब्रह्मपुरा में। तो चौथा स्टेटमेंट भी क्या है आपका? सही है। तो सही कौन सा नहीं है? तो सी। ओके, चलिए अगला स्टेटमेंट, सॉरी अगला क्वेश्चन। गुरु घासीदास ने किस विद्रोह के दमन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक, तो ये दिख रहा है तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह। तो ये सब जनजाति विद्रोह है ना। और बस्तर में जनजाति विद्रोह किसके समय? तो काकतियों के समय। किसके समय? काकतियों के समय। काकती शासक था कौन आपका? भूपाल देव। भूपाल देव, भूपाल देव ना। भूपाल देव के समय में ही विद्रोह हुआ था एक तारापुर विद्रोह और एक
मेरिया विद्रोह। क्या मेरिया विद्रोह? तारापुर विद्रोह हुआ था कब? तो याद रखना ये आपका 1842 से 54 तक चला और ये आपका 1842 से 63 तक चला। ठीक। मेरिया विद्रोह कौन सा विद्रोह? मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह तो दंतेश्वरी माता के मंदिर में ना, कहां पे? दंतेश्वरी माता के मंदिर में पशु बलि और नर बलि की क्या थी? प्रथा थी ना। जिंदा आदमी कैसे बलि के नाम क्या कर दे रहे हैं? काट मार डाल रहे हैं। अंग्रेज लोग क्या किए? इसी प्रथा का विरोध किए ना, उसको बंद कराएंगे ऐसे कह के। मानव वध ना, क्या? मानव वध। अब जो आदिवासी थे ये नर बलि के क्या थे? पक्षधर थे। आई बात समझ में? अब ऐसे किसी भी प्रथा के नाम पे ना ऐसे पशु को मार देना, इंसानों को मार देना आज भी चलता है ना। कि क्या चल रहा है? प्रथा चल रहा है। हाँ ठीक है, बलि दी जाती है, कई मंदिरों में बलि दी जाती है ना। किसकी? पशुओं की। बकरा काट दे रहे हैं, मुर्गा काट दे रहे हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए जीव जंतुओं को ना क्या कर दे रहे हैं? मार दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो पहले से चला आ रहा है ना, पहले इंसानों को भी मार रहे हैं, आज तो मानववध। समझ में आ रहा है? तो अंग्रेज क्या किए? बंद कराएंगे बोले। तो पक्षधर थे किसके? तो प्रथा के, मानववध है ना, नर बलि और आपका पशु बलि। तो विद्रोह किया, विद्रोह दमन कर दिया गया ना। इस विद्रोह का, मेरिया विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो था कौन? आपका हिडमा मांझी। कौन? हिडमा मांझी। दमन करता, सप्रेसर ना, दमन करता में नाम याद रखना किसका? तो कर्नल कैंपवेल का। दमन हो गया इस विद्रोह, क्या कर दिया गया? ठीक, दबा दिया गया ना। तो विद्रोह क्या था? असफल था, मेरिया विद्रोह। ठीक। मेरिया जिसकी बलि देते थे ना, दंतेश्वरी माता के मंदिर में जिसकी बलि चढ़ाते थे उसको क्या कहते थे? मेरिया। अब यह विद्रोह चल रहा है तो इस विद्रोह में ना अब चूंकि मानव व नर बलि कहीं भी किसी भी एंगल से सही नहीं है ना, तो इसमें गुरु घासीदास जी ने अंग्रेजों का पक्ष लिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? बाबा गुरु घासीदास ने। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मेरिया विद्रोह। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। आरंग ताम्रपत्र में जिसको क्या कहते हैं? सामाजिक दस्तावेज कहते हैं, जिसमें 4 प्रकार के कर का उल्लेख है, वह किस शासक का है? बोल रहे हैं ना। तो आरंग ताम्रपत्र, कौन सा ताम्रपत्र? आरंग ताम्रपत्र। सामाजिक दस्तावेज क्या कहलाता है? सामाजिक दस्तावेज किस शासक का है? बोल रहे हैं ना। तो कलचुरी वंश। कौन सा वंश? कलचुरी वंश। एक मिनट पानी पी लेता हूं। कलचुरी वंश। एक तो रतनपुर के कलचुरी और एक ब्रांच ना लहुरी शाखा रायपुर के कलचुरी। तो रायपुर का कलचुरी शासक था कौन? अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। रायपुर का कलचुरी शासक कौन? अमर सिंह। अमर सिंह के समय में ना 4 प्रकार के कर थे। क्या थे? कर। वो कर को क्या करवाया? बंद करवाया ना। कौन? अमर सिंह। तो कौन कौन से कर थे? तो एक तो याद रखना क्या? छीटा, गुंदा, गयारी, गयारी और मई मोरी। क्या? मई मोरी। माई मोरी मत कर देना ना, मई मोरी है। ठीक। छीटा, गुंदा, गयारी और मई मोरी, ये 4 प्रकार के कर क्या थे? टैक्स ना प्रचलित थे। तो छीटा ये सामान्य विवाह में लगने वाला कर था ना। शादी कर रहे हो क्या देना पड़ेगा? टैक्स। और आज के टाइम में ऐसा कहीं देख शादी करने क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कर क्या? नहीं। ठीक है। छीटा क्या था? सामान्य विवाह पे लगने वाला कर। गुंदा ए विधवा विवाह ना, मान लो कोई स्त्री क्या हो गई? विधवा हो गई। तो विधवा स्त्री यदि विवाह करना चाह रही तो उसके लिए जो कर लगता था वो क्या था? आपका गुंदा। गयारी। क्या? गयारी। तो परित्यक्ता स्त्री का विवाह, परित्यक्ता स्त्री के विवाह में लगने वाला कर क्या कहलाता था? गयारी। मान लो
किसी पति ने, है ना, पुरुष ने क्या कर दिया, अपनी पत्नी महिला क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो त्याग कर दिया और मान लो किसी और से विवाह करना चाहते, उस पर लगने वाला कर क्या था, गयारी। मई मोरी, मृतक, मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो मृतक के संपत्ति पे भी क्या लगता था, कर लगता था। तो मृतक के संपत्ति पे लगने वाला कर क्या, मई मोरी। तो ये 4 प्रकार के कर क्या थे, प्रचलित थे। तो अमर सिंह ने ना क्या, अब ये 4 प्रकार के सामाजिक कर क्या थे, प्रचलित थे, और इन सभी करों का उल्लेख किसमें, आपका आरंग ताम्रपत्र में, जो किसका है, अमर सिंह का है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सामाजिक दस्तावेज। ओके, अब ये कर को समाप्त करने के लिए भेजा कौन, अमर सिंह। किसको भेजा, तो 2 नाम याद रखना, नंदू ठाकुर, नंदू ठाकुर और आपका घासी राय। कौन, घासी राय। इन दोनों बोला ना, एक कर को समाप्त करने के लिए भेजा कौन, अमर सिंह। किसको, नंदू ठाकुर और आपका घासी राय। तो सामाजिक दस्तावेज जिस पे 4 प्रकार के सामाजिक करों का उल्लेख है, किसके में, तो आपका अमर सिंह, रायपुर का कलचुरी शासक था ना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कलचुरी कालीन प्रशासन के बारे में कौन सा सत्य नहीं। देखो, प्रशासन को ना अधिकतर यदि हम देखें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी जैसा आपका ट्रेंड चल रहा है तो कहीं से भी कुछ भी उठा, अब ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कहीं बोला है क्या, नहीं। वो साफ लिख दिया है कि आपका मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश, तो कलचुरी से कहीं से भी कुछ भी उठा वो पूछ सकता है। ओके, अभी ऐसा नहीं रह गया कि प्री के लिए अलग पढ़ो, मेंस के लिए अलग पढ़ो, दोनों पढ़ना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, तब जाके आपका प्री क्या होगा, क्वालिफाई होगा। तो प्रशासन ना किसका, कलचुरियों का। मंत्रियों में प्रमुख मंत्री महामंत्री कहलाता था। तो महामंत्री का पद था किसके समय, कलचुरियों के समय, जो क्या था, मंत्रियों में प्रमुख मंत्री। तो मंत्रियों में प्रमुख मंत्री क्या आपका महामंत्री कहलाता था। महाछपटलिक ना, क्या, महाछपटलिक। महाछपटलिक कौन, तो किसको बोलते थे, राजस्व के मंडल मंत्री को। राजस्व का जो मंडल मंत्री होता था वो क्या कहलाता था, महाछपटलिक। ओके, उसके बाद नगर के नागरिकों की रक्षा करने वाला चाट कहलाता था। रक्षा करने वाला क्या कहलाता था, चाट। कहां के, नगर के नागरिकों की। तो चाट ये आपका पद था। नगर के नागरिकों की रक्षा करने वाले क्या कहते थे, चाट कहते थे। ओके, अरे वो चाट गुपचुप वाला मत समझ लेना, समझ में आ रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी को भाट कहते थे। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला जो अधिकारी था ना, उसको भाट नहीं भट्ट कहते थे। क्या कहते थे, भट्ट। तो कलचुरी काल में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, भट्ट। क्या कहलाता था, भट्ट। जबकि भाट जो है वो सिपाही को कहते थे। किसको कहते थे, सिपाही को। क्लियर है, याद रहेगा। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट को पढ़ो बोल रहे हैं ना, ठीक। पहला स्टेटमेंट, भैरव देव की पत्नी, अभी थोड़ी देर पहले बताया, भैरव देव की पत्नी मेघई अरिचकेलिन के पास कालबान नामक बंदूक था। पुरुषो, ठीक, पहले वाले देख लेते हैं। भैरव देव की पत्नी ना, कौन, भैरव देव। भैरव देव की पत्नी का नाम क्या था, मेघई अरिचकेलिन। तो एक पत्नी मेघई अरिचकेलिन और दूसरी पत्नी का नाम था जानकी कंवर। कौन, जानकी कंवर। तो जो दूसरी पत्नी थी जानकी कंवर, वो सुकमा के जमींदार की क्या थी, बहन थी। ओके, कौन, जानकी कंवर। पहली पत्नी कौन, मेघई अरिचकेलिन। तो मेघई अरिचकेलिन क्या बताया ना, राजा कौन था, भैरव देव, लेकिन प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही थी। कौन, आपका मेघई अरिचकेलिन। तो कुशल प्रशासिका के रूप में उभर कर आई ना। साथ ही साथ ये शिकार प्रिय थी। क्या थी, शिकार प्रिय। पहले के जमाने में राजा महाराजा, है ना, राजकुमारी, रानियां, ये सब क्या करती थी, शिकार पे जाती थी। महीनों महीनों तक के लिए निकल ली, है ना, कहां पे, शिकार के लिए। तो मेघई अरिचकेलिन शिकार प्रेमी थी। और बंदूक ना, अंग्रेजों का टाइम आ गया है, क्या, बंदूक। बंदूक था किसके पास, मेघई अरिचकेलिन के पास में, जिससे वो क्या करती थी, शिकार करती थी।
और उस बंदूक का नाम था आपका कालबान। क्या नाम था? कालबान। तो कालबान नामक बंदूक था किसके पास? मेघई अरिचकेलिन के पास में, क्योंकि शिकार प्रेमी थे ना कौन? मेघई अरिचकेलिन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पुरुषोत्तम देव ने रायपुर के कलचुरी शासक के साथ रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास युद्ध लड़ा। अब बस्तर में कौन? काकती, और ऊपर आपका रतनपुर और रायपुर में कौन? कलचुरी। तो इधर रायपुर और नीचे क्या आपका? बस्तर। बस्तर में राजा कौन? आपका पुरुषोत्तम देव, और उधर रायपुर ना, ऐसा कोई शासक का नाम ठीक है लिखा नहीं है। तो पुरुषोत्तम देव बस्तर से ऊपर चढ़ाई कर देता है, कहां की ओर? रायपुर की ओर। तो रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास ना, कहां पे? बूढ़ा तालाब के पास में रायपुर के कलचुरी शासक के साथ इसका युद्ध हुआ था। किसका? पुरुषोत्तम देव का युद्ध हुआ, और युद्ध में हार गए ना कौन? पुरुषोत्तम देव। युद्ध में क्या हो गया? हार गया। अब भारत भागना, हारा नीचे गया कहां पे? सिहावा। रायपुर से नीचे आपका धमतरी में क्या? सिहावा। सिहावक पास पहुंचा ना कौन? पुरुषोत्तम देव। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा? सही होगा। सिहावक पास पहुंचा, सिहावक पास पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति ने ना इसको कच्छा दिया। क्या दिया? कच्छा। और वो कच्छा को लेके सुरक्षित ना सिहावस कहां पहुंचा? वो बस्तर। कहां पहुंचा? बस्तर। और जैसे बस्तर पहुंचा वो कच्छा को लेके, पहुंचने के बाद वहीं बस्तर में क्या किया? काचिन गादी पर्व की शुरुआत किया। किसने? आपका पुरुषोत्तम देव ने। क्लियर है? तो पुरुषोत्तम देव को सिहावा में किसी व्यक्ति ने क्या दिया? कच्छा दिया। उसी कच्छा को लेके वो पहुंचा कहां पे? बस्तर, और काचिन गादी पर्व की शुरुआत करता है। तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है, काकती शासक जय सिंह ने चालकी मांझी पद का सृजन किया। ओके, तो काकती शासक कौन है? जय सिंह। कौन है? जय सिंह। पुरुषोत्तम देव बात बोला, जय सिंह। जय सिंह ने ना पूरे साम्राज्य को ना, पूरे बस्तर साम्राज्य को क्या कर दिया? परगने में बांट दिया। किसमें बांट दिया? परगने में। और परगने में बांटा, वहां का प्रमुख ना, परगने के प्रमुख का पद का सृजन किया। पद का नाम था चालकी मांझी। क्या? चालकी मांझी। और चालकी मांझी पद का सृजन किया, परगने में बांटा, परगने के प्रमुख बनाया। और जो भी व्यक्ति चालकी मांझी होगा उसको लाल पगड़ी पहनना अनिवार्य है ना। क्या पहनना अनिवार्य है? लाल पगड़ी। तो चालकी मांझी पद का सृजन किया किसने? आपका जय सिंह ने। तो चौथा स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है, मतलब क्या? सभी सही हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? डी, सभी सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैप्टन जेटी ब्लंट को कांकेर के शासक ने बस्तर जाने का रास्ता नहीं दिया। उमराव सिंह दरियाव देव के समय से जयपुर के शासकों को मराठों को साथ दे रहा था। ये जयपुर नहीं है ना, ये जयपुर है। क्या है? जयपुर। कोटपाड़ संधि में त्रयंबक अवीर राव मराठों का प्रतिनिधि था। तो दरियाव देव ना कौन? दरियाव देव विभीषण था। विभीषण घर का भेदी लंका ढाए। इसी समय क्या हुआ? आपका कोटपाड़ संधि। इसको पूरा देखते हैं ना, कोटपाड़ संधि। ये इधर मान लो ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और ये क्या आपका? बस्तर। नीचे क्या? बस्तर। बस्तर में बैठा कौन? तो बस्तर में दरियाव देव। और ये उड़ीसा का जयपुर है। उड़ीसा का क्या? जयपुर। उड़ीसा के जयपुर में बैठा कौन? आपका विक्रम देव। कौन बैठा है? विक्रम देव। इधर बस्तर में दरियाव देव। कौन? दरियाव देव। दरियाव देव के बाद में शासक बनता है महिपाल देव। कौन? महिपाल देव। महिपाल देव। इधर नागपुर में, कहां पे? नागपुर में। नागपुर में शासन किसका? तो मराठों का। किसका? मराठों का। मराठा शासक बैठा है कौन? आपका व्यंकोजी। कौन बैठा है? व्यंकोजी। व्यंकोजी का योद्धा था कौन? आपका रामचंद्र बाघ। कौन? रामचंद्र बाघ। कौन था? रामचंद्र बाघ। क्लियर है? और इधर बस्तर में ना, सॉरी बस्तर के ऊपर कहां पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको पता है ये रतनपुर में। कहां पे? रतनपुर में। रतनपुर में बैठा कौन? आपका बिंबा जी। कौन बैठा था? बिंबा जी। बिंबा जी कब से कब तक? तो आपका पता है 1757/58 से 1787 तक। कब तक? 87 तक।
उसके बाद सूबा शासन आता है। क्या आता है? सूबा शासन। कहां पे? छत्तीसगढ़ में सूबा शासन आता है। तो ये आपका 1787 से 1818 तक चलता है। क्या? सूबा शासन। क्लियर है? इसको जरा समझना ना। तो ये बोल रहे हैं कि कैप्टन जेटी ब्लंट को कांकेर के शासकों ने बस्तर जाने का रास्ता नहीं दिया। दरियाव देव शासक है बस्तर में। कौन? दरियाव देव। दरियाव देव के समय में ही क्या हुआ? आपका कोटपाड़ की संधि हुई। क्या हुई? कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि ना 6 अप्रैल 1778 को हुआ। कब हुआ? 6 अप्रैल 1778। 6 अप्रैल 1778 हुआ। किसके किसके बीच हुआ ना? तो इधर कौन? आपका दरियाव देव। कौन? दरियाव देव। ठीक, कौन? दरियाव देव। दरियाव देव प्लस कौन? आपका अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। कहां बैठे थे? जयपुर में ना, सॉरी यहां बस्तर के पास में कोटपाड़ है। क्या है? कोटपाड़। वहीं पे हुआ था संधि। तो कोटपाड़ की संधि दरियाव देव प्लस कौन? आपका अंग्रेज। अंग्रेज और कौन? आपका विक्रम देव। और इधर मराठों का प्रतिनिधि था कौन? आपका त्रयंबक अवीर राव। कौन? त्रयंबक अवीर राव। क्लियर? ठीक। अब कोटपाड़ की संधि हुई। कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778। इसी के तहत 59,000 रुपए ना टकोली, टकोली मतलब टैक्स, सालाना बस्तर को देना है। किसको? रतनपुर के मराठों को। टैक्स रतनपुर से जाए कहां पे? आपका नागपुर। क्लियर है? ओके। अब हो क्या रहा है, इसको पकड़ना है ना। पहले कोटपाड़ की संधि हुई, दरियाव देव के समय में टैक्स गया ना। ठीक, टैक्स गया। और ये आपका कांकेर। जब महिपाल देव आता है, कौन आता है? महिपाल देव। महिपाल देव आएगा, उसके समय से टैक्स पहुंचना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो दरियाव देव के समय तो एक याद रखना, क्या? कोटपाड़ की संधि। और दरियाव देव के समय में हुआ क्या था? आपका भोपालपट्टनम संघर्ष। भोपालपट्टनम संघर्ष। भोपालपट्टनम संघर्ष ये हुआ था आपका 1795 में। किसके समय? तो दरियाव देव के समय में। ओके। तो भोपालपट्टनम संघर्ष क्या है? ये आपकी इंद्रावती नदी है। ये क्या है? आपका इंद्रावती नदी। ये कांकेर और ये आपका क्या? भोपालपट्टनम। क्या? भोपालपट्टनम। तो अब चूंकि मराठा है छत्तीसगढ़ में, मराठा और अंग्रेज है। कौन? अंग्रेज। तो इधर से ना, अब बस्तर किसके अधीन हो गया? रतनपुर के। किसके तहत? कोटपाड़ की संधि के तहत। जयपुर किसको दे दिया गया? विक्रम देव को। और काकती किसके अधीन हो गए? मराठों के। अब इसके बाद होता क्या है कि यूरोपीय यात्री कैप्टन जेटी ब्लंट ना 13 मई 1795 को छत्तीसगढ़ आया। ओके, घूमने के लिए, जो भी काम रहा होगा। वो ऐसे आया ना, इधर से ऐसे जाऊंगा कहता है। कहां? बस्तर। बस्तर जाऊंगा कहता है। कांकेर आता है रास्ते में। क्या आता है? कांकेर। तो कांकेर का जो शासक है उसको जाने के लिए रास्ता नहीं देता ना, रोक देता। मैं अपने जगह जाने नहीं दूंगा, ऐसा कह देता। किसको? कैप्टन जेटी ब्लंट को। कब आया था? 13 मई 1795। ये डेट याद रखना। कब तक रुका? तो 12 से 28 मई तक रुका था ना। ओके, 12 से 28 मई तक। कौन? कैप्टन जेटी ब्लंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। अब वो नहीं जा पा रहा है, मना कर दिया। तो ऐसे इंद्रावती नदी क्रॉस करूं कहता है। कौन? तो आपका जेटी ब्लंट। तो इंद्रावती नदी को क्रॉस करने नहीं दिया ना। किसको? जेटी ब्लंट को। यही कहलाया क्या? आपका भोपालपट्टनम संघर्ष। कब? 1795। किसके समय? दरियाव देव के समय। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, नाम को याद रखना ना, काकतियों के साथ में था ये उमराव सिंह। कौन? उमराव सिंह। उमराव सिंह दरियाव देव के समय से जयपुर के शासकों का साथ दे रहा था और मराठों का साथ दे रहा था। तो इधर दरियाव देव है, टैक्स दे रहा है किसको? रतनपुर वालों को 59,000 रुपए प्रति सालाना। महिपाल देव आया। कौन आया? महिपाल देव। टैक्स नहीं पहुंच रहा है। सूबा शासन चल रहा है। क्या चल रहा है? सूबा शासन। और ज्यादा क्या? अतिक्रमण। ठीक, और अति ज्यादा अति कर रहे हैं, शोषण पे शोषण, नहीं पहुंच पा रहे टैक्स। महिपाल देव क्या करता है? मना कर देता है, नहीं दे पाऊंगा ऐसे कहकर, नहीं दे पाऊंगा ऐसे कहता है। तो इधर आपका व्यंको जी बैठा है ना। कौन बैठा है? व्यंको जी। ये मराठों को लुटेरा कह देता है। कौन? महिपाल देव। इधर पता चलता है व्यंको जी भेजता है किसको? रामचंद्र बाग को। रामचंद्र बाग को भेजा ना। तो पहले तो रामचंद्र बाग कांकेर के शासक को हराया, फिर महिपाल देव से युद्ध लड़ा। महिपाल देव पहला युद्ध क्या होता है? जीत जाता है। रामचंद्र बाग क्या होता है? हार जाता है। रामचंद्र बाग ना जाता है किसके पास? विक्रम देव के पास में।
विक्रम देव से साठ गांठ करके ना फिर से आक्रमण करता है किसके ऊपर, महिपाल देव के समय, और यहीं पे गेम खेल देता है कौन, उमराव सिंह। तो उमराव सिंह साथ देता है किसका, जयपुर के शासक विक्रम देव का, और विक्रम देव की सेना साथ दी किसका, रामचंद्र बाग का। सब मिलके हरा देंगे किसको, महिपाल देव के समय। तो उमराव सिंह महिपाल देव के साथ भी क्या किया, दगा किया। लेकिन जब दरियाव देव था ना, कौन, दरियाव देव, उसके समय से ही ये क्या कर रहा था, मराठों के साथ और आपका अंग्रेजों के साथ दे रहा था, कौन, आपका उमराव सिंह। कौन, उमराव सिंह। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा, आपका सही होगा। उसके बाद कोटपाड़ की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था, तो त्रयंबक अवीर राव। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। तो एक सही, दो सही और तीन सही, तो तीनों क्या है, सही। क्लियर है, आंसर डी क्या होगा, डी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रुद्र प्रताप देव ने घैटी पौनी प्रथा, ओके, घा है घा, के तहत किस जाति की महिलाओं का क्या विक्रय नहीं करता था। तो चैपमैन का रिपोर्ट है ना, किसका, चैपमैन का। चैपमैन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रुद्र प्रताप देव घैटी पौनी प्रथा चलाता था, और उसी प्रथा के तहत 4 जाति की महिलाओं का क्या करता था, विक्रय करता था, और विक्रय करके आय की क्या करता था, प्राप्ति करता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कौन बोल रहा है, चैपमैन। ओके, उसके रिपोर्ट में लिखा है। तो घैटी पौनी प्रथा का अर्थ होता है कुटुंब की बहाली। तो कोई स्त्री जो विधवा हो गई है, उसको उसी के जात के पुरुष के साथ क्या करवाता था, विवाह कर देता, उसको विक्रय कर देता था, बेच देता था, और जो शादी कर रहा है उसी जात का पुरुष को क्या करता था, पैसा देता था। ऐसा बोला गया है ना, किसके द्वारा, चैपमैन के द्वारा, कि 4 जात की महिलाओं का क्या करता था, वो विक्रय करता था उसी के जात के पुरुष के साथ, और फिर उसका विवाह होता था। तो कुटुंब की बहाली किसका अर्थ है, घैटी पौनी प्रथा का। ओके, तो 4 जात की महिला में एक आपका धोबी, सुंडी, कलार और पनरा। क्या, पनरा। धोबी, सुंडी, कलार और पनरा। क्लियर है। तो यहां पे धोबी है, सुंडी है, कलार है, पन का लिखा है ना, क्या लिखा है, पन का नहीं, क्या है, पनरा है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। भूमकाल विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बोल रहा है। ओके, सत्य नहीं है होगा, ठीक। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ओके, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन, अक्टूबर 1909 को गुंडाधुर को भूमकाल विद्रोह का नेता चुना गया। ओके, तो रुद्र प्रताप देव के समय क्या हुआ था, भूमकाल का विद्रोह हुआ था 1910 में। कब, 1910 अक्टूबर 1909 को ना। अब चूंकि लाल कालेंद्र सिंह को दीवान के पद, मैं इसका ना पूरा भूमकाल विद्रोह का पूरा एक वीडियो बना है ना, प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, या ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। पूरा डिटेल है किसके बारे में, भूमकाल विद्रोह के बारे में। ओके, भूमकाल विद्रोह के समय अब दीवान कौन था, लाल कालेंद्र सिंह, उसको दीवान के पद से हटाया, उसको भेज दिए कहां, ताड़ोकी। कहां भेज दिए, ताड़ोकी। ताड़ोकी भेजे। अब बहुत सारे कारण थे ना विद्रोह के, मेन कारण था शोषण। तो ताड़ोकी भेजे कहां, किसको, लाल कालेंद्र सिंह को। ताड़ोकी ए बस्तरना। यहां पे लाल कालेंद्र सिंह के द्वारा आम सभा बुलाई गई, और राजमाता सुवर्ण कुंवर भी यहां पहुंची ना, कहां पे, ताड़ोकी में। और उसी आम सभा में विद्रोह का नेता चुना गया नेतनार ग्राम का, कौन, आपका वीर गुंडाधुर। कब की बात है, अक्टूबर 1909 में। क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। अब नेता तो चुन लिया गया है, अगला डेट याद रखना, जनवरी 1910। तो जनवरी 1910 को मारेंगा में दूसरी आम सभा हुई।
तो जनवरी 1910 को ना कहां पे, मारेंगा में, दूसरी नहीं पहली आम सभा हुई ना। क्या पहली आम सभा? पहली आम सभा हुई 1910 को, और उसी दिन ना विद्रोह की तिथि तय की गई। क्या तय की गई? तिथि। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ओके, मारेंगा में दूसरी आम सभा, क्लियर है? तो याद रखना, सॉरी, मारेंगा में पहली नहीं दूसरी आम सभा, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका? सही है। ये आपका पहली आम सभा और आपका दूसरी आम सभा। तो दूसरी आम सभा 4 फरवरी 1910 को बंटू व सोमनाथ ने कुकानार के व्यापारी को मार डाला। तो कुकानार के व्यापारी को मारा किसने? बंटू व सोमनाथ ने। कब? आपका 4 फरवरी 1910। तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका? सही है। ओके, उसके बाद 7 फरवरी 1910 को छोटे डोंगर में आयुध मेहरा ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। तो ये आयुध मेहरा और आपका हुंगा मांझी, आयुध मेहरा और हुंगा मांझी। ओके, आयुध मेहरा और हुंगा मांझी ये दोनों लड़ेंगे किससे? तो किससे? अंग्रेजों से। डेट याद रखना 16 फरवरी 1910 को। कब? 16 फरवरी 1910। इंद्रावती नदी के तट पे ना खड़क घाट में हुंगा मांझी लड़ा किससे? अंग्रेजों से। और आयुध मेहरा लड़ा किससे? तो अंग्रेजों से। कहां पे? छोटे डेंगर को। लेकिन डेट क्या है आपका? 16 फरवरी 1910। यहां पे दिया हुआ 7 फरवरी 1910। तो स्टेटमेंट क्या होगा आपका? गलत होगा। क्लियर है? ठीक, तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। 1910, 7 फरवरी 1910 को ना, 7 फरवरी 1910 को रुद्र प्रताप देव के द्वारा मध्य प्रांत के गवर्नर को, किसको? मध्य प्रांत के गवर्नर को चिट्ठी लिखा गया। क्या लिखा गया? चिट्ठी। ठीक, चिट्ठी लिखा गया और सहायता मांगी गई ना। क्या मांगा? सैन्य सहायता मांगा। कौन? आपका तो रुद्र प्रताप देव। क्लियर है? तो चौथा स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। एक सेकेंड, ये दूसरा स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ते हैं। जनवरी 1910 को मारेंगा में ना, कहां पे? मारेंगा बोल रहे हैं। तो मारेंगा नहीं, ये याद रखना, सभा तो दूसरी ही थी लेकिन मारेंगा में नहीं। कहां हुआ था ये आपका? ताड़ोकी में। कहां पे? ताड़ोकी में। पहली आम सभा कब? आपका अक्टूबर 1909 को। कहां पे? ताड़ोकी में। और जनवरी 1910 को भी आपका दूसरी आम सभा कहां हुआ? ताड़ोकी में। तो यहां पे मारेंगा की जगह क्या आएगा? ताड़ोकी। और आम सभा क्या थी आपका? दूसरी थी। पहला ये वाला और ये आपका दूसरा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका? गलत है। क्लियर है? तो पहला सही है, 2 गलत है, 3 सही और आपका 4 गलत है। तो 1 और 3 सही है। कौन है? 1 और 3 सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? 1 और 3 ना। कौन? 1 और 3। तो 1 और 3 सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्या होगा? ए। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। हनुमान चिन्ह अंकित तांबे के सिक्के किसने चलवाए? ओके, तो शासक कलचुरी शासक न। कौन? जाजल देव प्रथम। कौन? जाजल देव प्रथम। इसने त्रिपुरी की अधिसत्ता को क्या किया? अस्वीकार किया। खुद के नाम पे, अपने नाम पे ना क्या चलवाया? ये सोने के सिक्के चलवाया। क्या चलवाया? सोने के सिक्के। और सोने के सिक्के के एक तरफ ना अपना नाम लिखवाया श्रीमद जाजल देव, और दूसरे तरफ अपना उपाधि अंकित करवाया किसकी? गज शार्दुल की। तो सोने के सिक्के चलवाए। साथ ही साथ एक तांबे का भी सिक्का चलवाया ना। क्या चलवाया? तांबे का सिक्का। जैसा सिक्का चंदेल शासक चलवाए थे तांबे का, सॉरी क्या चलवाए थे? सिक्का। तो चंदेल शासकों की तरह तांबे का सिक्का चलवाया किसने? जाजल देव प्रथम ने। और उस सिक्के में किसका अंकन करवाया? तो भगवान हनुमान का। तो हनुमान चिन्ह अंकित तांबे का सिक्का चंदेल शासकों की तरह किसने चलवाया? जाजल देव प्रथम ने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। रतनपुर शिलालेख के किस श्लोक में जाजल देव प्रथम के विजित क्षेत्रों का उल्लेख है? ठीक, तो जाजल देव प्रथम का क्या आपका रतनपुर शिलालेख, उसी शिलालेख में जाजल देव प्रथम के विजित क्षेत्रों का क्या है? उल्लेख है। ओके, कौन से क्रम का श्लोक है बोल रहे हैं? तो याद रखना 23वें क्रम का। उसी श्लोक में उसके विजित क्षेत्रों का उल्लेख है। तो कौन कौन सा विजित क्षेत्र? तो याद रखना, एक आंध्र, दंडकपुर, ठीक, खिमड़ी, क्या खिमड़ी, ठीक,
उसके बाद याद रखना आंध्र, दंडकपुर और खिमड़ी। कुक्कुट, क्या कुक्कुट। वैरागर, क्या वैरागर। लंजिका, क्या लंजिका। और आपका भाड़ार, क्या भाड़ार। भाड़ार ये आपको क्या उसके विजित क्षेत्र किसके, जाजलदेव प्रथम के, जिसका उल्लेख किसमें है 23वें क्रम के श्लोक में। क्लियर है। चलिए, तो ये आपके इतने क्वेश्चन। अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के क्या लेके आऊंगा मैं, एमसीक्यू लेकर आऊंगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू।